हमने आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक के बारे में पढ़ा था। विधेयक मतलब हमें जब कोई नया कानून बनाना है तो उसका हम पहले एक मसौदा तैयार करेंगे, एक प्रकार से कच्चा उसका जो है सारा विवरण तैयार करेंगे। फिर उसको हम लोकसभा में लेके जाएंगे, लोकसभा में उस पर चर्चा होगी, उसको पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा में वो उसको रखा जाएगा, उसको पास किया जाएगा। अब वो जो कच्चा मसौदा है वो एक विधेयक बन चुका है, एक बिल बन चुका है। लेकिन ये बिल ही रहेगा कब तक? जब तक कि उसको राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल जाए। इसका मतलब ये जानिए कि राष्ट्रपति की अनुमति किसी भी विधेयक को आवश्यक है, तभी वो विधेयक कानून बन पाएगा। ठीक है, तो आज हम मोटे मोटे तौर पे हमें पढ़ना है वैसे आर्टिकल 109 के संदर्भ में, आर्टिकल 110 के संदर्भ में। दोनों ही आर्टिकल्स में, 109 में भी 110 में भी, दोनों में ही हम धन विधेयक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात करनी है मेनली वो, एक बार मैं मोटे मोटे तौर पर आपको ये बता दूं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है विधेयक, जो अर्थात इसको इंग्लिश में बिल कहा जाता है। विधेयक जो है 4 प्रकार के हो सकते हैं, 4 विधेयक आपको मिलेंगे। एक विधेयक होगा साधारण विधेयक, सिंपल जो ऑर्डिनरी बिल होगा। ठीक है, साधारण विधेयक का जो जिक्र मिलता है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 107 में मिलता है। ठीक है, पूरी उसकी किस तरीके से उसको पास किया जाएगा, कैसे उसको पहली बार पढ़ाया जाएगा, फिर दूसरी बार, फिर 3 फेज में हमने उसको बताया है पहले आपको। तो ये आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक। दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में बदलाव करना है, संविधान में चेंजिंग करनी है, कोई नई बात जोड़नी है या किसी चीज़ को हटाना है संविधान से, संविधान में संशोधन जो करना है उसको आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा। और उस जो विधेयक पेश किया जाएगा उसको हम कहेंगे संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे, अब एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो तो है आर्टिकल 110 में। ध्यान करने वाली बात है, बहुत कंफ्यूजन वाला विषय हो जाता है ये। 110 में पूरी जो है धन विधेयक की परिभाषा है कि कौन सा धन विधेयक होगा, कौन सा धन विधेयक नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 109 109 के तहत सारी की सारी वो बातें होंगी जिसमें सारे के सारे प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, सारे के सारे प्रावधान जो है वो समाहित किए जाएंगे कि धन विधेयक की किस तरीके से उसको पेश किया जाएगा, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, उसके लिए रूल रेगुलेशन क्या क्या होंगे, वो 109 में है। तो 109 और 10 में माइनर डिफरेंस है। 110 की जब बात होगी तो धन विधेयक को उसमें परिभाषित किया हुआ है, 109 की जब बात होगी तो धन विधेयक के संदर्भ में जो विभिन्न प्रावधान है वो 109 में किए जाएंगे। लास्ट बचता है एक वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो ये सारे के सारे 4 प्रकार के हमारे विधेयक हुए। तो ये 4 प्रकार के विधेयक के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बात और भी आपको जान लेनी चाहिए, जो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक का जो जिक्र है, एक्चुअल में वित्त विधेयक भी 2 टाइप के होते हैं। इनको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको कि जो धन विधेयक में और वित्त विधेयक में अंतर क्या है, उनको स्पष्ट रूप से पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप धन विधेयक के संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। 2 आर्टिकल 109 और एक आर्टिकल 110, दोनों को हमें पढ़ना है। दोनों के अंदर ही धन विधेयक का जिक्र किया हुआ है। लेकिन स्पेशली क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि धन विधेयक का जो जिक्र है वो किस में है, तो अगर ऑप्शन में 109 110 दोनों हैं तो हम स्पेसिफिकली 110 का ही जो है वहाँ उल्लेख कर पाएंगे, क्योंकि 110 में उचित परिभाषा दी हुई है। ठीक है, देखिए धन विधेयक जिसको हम कहते हैं मनी बिल। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे धन विधेयक होता क्या है, किसको हम कहते हैं। ठीक है, इस धन विधेयक की परिभाषा की अगर हम बात करें, परिभाषा जो है धन विधेयक की जो परिभाषा है, परिभाषा तो आर्टिकल 110 में दी हुई है कि किसको हम धन विधेयक कहेंगे, किसको धन विधेयक नहीं कहेंगे। लेकिन इसको कैसे लाया जाएगा, किसकी अनुमति से लाया जाएगा, राज्यसभा इसके संदर्भ में क्या कर सकती है, लोकसभा इसके संदर्भ में क्या एक्शन ले सकती है, वो सारी बातें, वो सारा जिक्र जो है वो आर्टिकल 109 में है। तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल 109 में इसके बारे में प्रावधान किए हुए हैं सारे के सारे, और आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया हुआ है, इसकी परिभाषा दी हुई है। इतनी बात आप समझ पाए। आगे देखिए, मैं सबसे पहले इसका प्रावधान बता देता हूँ। देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, सबसे पहले कहेंगे भाई कैसे इसको हम मतलब कि उसको परिभाषित करें, कैसे उसको हम बता पाएं कि भाई ये धन विधेयक है या नहीं है, इस बात को कौन फाइनलाइज करेगा। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि इसका निर्णय जो देगा वो लोकसभा अध्यक्ष देगा। इसको पहले कहाँ पेश किया जाएगा,
इसको पहले पेश किया जाएगा लोकसभा में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धन विधेयक को पहले कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। सारा का सारा खेल लोकसभा में ही चलेगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि देखिए, जो धन विधेयक का जो संबंध होता है वो टैक्स से संबंध होता है, ठीक है। और टैक्स कौन दे रही है? जनता दे रही है। और जनता का सदन कौन सा है? पीपल्स हाउस, लोकसभा है। तो स्वाभाविक सी बात है लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो पेश कहाँ करेंगे? ध्यान रखेंगे, पेश कहाँ करेंगे? लोकसभा में पेश किया जाएगा। निर्णय कौन देगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या ये विधेयक धन विधेयक नहीं है? इस बात का जो निर्णय देगा वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा, ठीक है। अगली बात, क्या इसको ऐसे ले जाकर के डायरेक्टली रख देंगे लोकसभा में या किसी की अनुमति लेनी पड़ेगी पहले? तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है, इसको पेश करने से पहले हमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कौन देगा? राष्ट्रपति से परमिशन इसकी हम लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति की हमने पहले अनुमति ली, उसके बाद में हमने इसको लोकसभा में रखा। क्यों? क्योंकि हम ये मामला जो है ये एक गंभीर मामला है, धन विधेयक का जो है तो पैसे का मामला है, ठीक है। तो पैसे वाला जो मामला है, पैसे संबंधी मामला है, इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा देर ना लगे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या है, पहले ही राष्ट्रपति की परमिशन ले लेते हैं। और राष्ट्रपति इसमें अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल हाँ, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। क्या इसको अस्वीकृत कर सकता है? बिल्कुल अस्वीकृत कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये धन विधेयक गलत है, इसको अस्वीकृत किया जाना चाहिए, तो अपनी अनुमति को रोक सकता है। क्या उसको पूर्व अनुमति के लिए भेज सकता है? क्या उसको वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाएगा। ये बातें मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में ये आर्टिकल 111 में भी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आप यहीं पे जान लीजिए, राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में कभी भी उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। इसलिए तो हमने पहली अनुमति ले ली, हमने पहले पूछ लिया राष्ट्रपति से कि इस विधेयक, जो ये धन विधेयक हम इसको लाना चाह रहे हैं, धन विधेयक ये है, तो आप इसको अनुमति दे दीजिए। अगर राष्ट्रपति को वो चीज़ गलत लगे तो राष्ट्रपति अनुमति ही नहीं देगा उसमें, तो पुनर्विचार वाला जो है वो लफड़ा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगा। ध्यान रखेंगे, या तो स्वीकृति दो या अस्वीकृत करो, पुनर्विचार हेतु बिल्कुल भी राष्ट्रपति नहीं लौटाएगा, ठीक है। लोकसभा में आ गया, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी। आगे देखिए, राज्यसभा इसके बारे में क्या कर सकती है? राज्यसभा जो है धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियों को सीमित कर दिया है, राज्यसभा को ज़्यादा पावर नहीं दी इसमें। एक बात, राज्यसभा क्या उसमें संशोधन कर सकती है? लोकसभा ने उस विधेयक को पास करके भेज दिया राज्यसभा के पास में, राज्यसभा उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन के लिए सुझाव जरूर दे सकती है। राज्यसभा ये कह सकती है कि इस विधेयक में ये वाले जो पॉइंट हैं इनको ऐड करना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। अगर आपको ठीक लगे तो वो सुझाव दे सकती है, केवल वो सजेशन दे सकती है, और लोकसभा उस सजेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और लोकसभा को लगता है कि हाँ, हमारा विधेयक जो है वो ठीक है, हम राज्यसभा की बातों को वो माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो संशोधन के लिए वो सुझाव दे सकती है राज्यसभा, खुद संशोधन उसमें नहीं कर सकती। और क्या कर सकती है? क्या उसको अस्वीकार कर सकती है? क्या उसको पारित ना करे राज्यसभा? ऐसा भी नहीं हो सकता। राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक उसको रोक सकती है। कोई भी जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक के रखेगी। अगर 14 दिन के बाद 15वां दिन हुआ तो उसको स्वाभाविक तौर पर स्वीकृत मान लिया जाएगा, चाहे राज्यसभा उससे असहमत हो। कहने का मतलब, इसमें राज्यसभा का कोई विशेष रोल नहीं है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसको रोक सकती है, 15 दिन उसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। बेशक राज्यसभा असहमत हो फिर भी पास मान लिया जाएगा। तो यहाँ इसकी बोलबाला किसका है? यहाँ लोकसभा का है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष ही उसका निर्णय दे रहा है। समझे बात को आप? तो ये मैंने सारी बातें बताई धन विधेयक के संदर्भ में, जो विशेष बातें आपको मैंने बताई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि धन विधेयक है क्या, धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी। धन विधेयक की जो परिभाषा है उसका उल्लेख आर्टिकल 110 में मिलता है। पहली बात तो आपको ये जाननी चाहिए। अगली बातें क्या होगा, इसके बारे में टोटल 7 बातें हैं, 7, ठीक है। 5 और 2 7 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर ये 7 बातें कहीं हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उसको पढ़ के देखेगा, पहले देखेगा कि अगर ये 7 बातें कहीं हैं तो वो समझ जाएगा ये धन विधेयक है, तो उसका वो निर्णय दे देगा। एक बात और ध्यान रखो, लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि भाई ये वाला जो विधेयक है वो धन विधेयक है। अब दूसरा कोई लोकसभा का कोई मेंबर, कोई विपक्ष का नेता, कोई भी, वो कह रहा है ये धन विधेयक नहीं है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक बार लोकसभा अध्यक्ष ने ये कह दिया कि धन विधेयक है तो वो है, उसका निर्णय अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा, सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है।
अब मैं परिभाषा बता देता हूँ कौन सा धन विधेयक होगा, कौन सा धन विधेयक नहीं होगा। देखो, धन विधेयक का मतलब किसी भी प्रकार का कर, कोई टैक्स को घटाना हो, टैक्स को बढ़ाना हो, कोई नया टैक्स लगाना हो, या किसी पुराने वाले जो टैक्स चलता हुआ रहा है उसको हटाना हो, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स हो सकता है। तो टैक्स का मामला अगर कहीं भी है तो वो क्या है, धन विधेयक। अगर उस बिल में टैक्स का कहीं पर भी जिक्र है, कोई नया टैक्स जोड़ना है, कोई टैक्स पहले मान चलो पहले टैक्स 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं सालाना, अब उसको घटाना है, उसको 2,500 रुपये करना है, या फिर बढ़ा करके उसको 7,500 रुपये करना है, तो घटाना बढ़ाना, नया टैक्स लगाना या पुराने वाले टैक्स लगे हुए टैक्स को हटा देना, टैक्स का मामला जहां भी आएगा वो धन विधेयक होगा। ध्यान रखेंगे बात को। अगली बात, केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अगर केंद्र सरकार ने किसी से कर्जा लिया है, ठीक है, मान के चलो मेट्रो चलानी है, ठीक है, या फिर कोई रेलवे लाइन बिछानी है, ठीक है, या फिर कोई और नया कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करना है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए भारत सरकार ने अपने किसी पड़ोसी देश से जिससे उसके अच्छे संबंध है वहां से उसने कर्जा ले लिया, उधार पैसा ले लिया। तो जो उधार पैसा लेने का भी कोई निश्चित तरीका होता है, तो उधार पैसा लेना ये भी किसके अंतर्गत आएगा, धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगली बात है संचित और अक्षमित निधि से धन निकालना या जमा करना। आप जानते हो जो निधियां होती हैं, कुछ संचित निधि, एक अक्षमित निधि। संचित निधि जिसमें सरकार जो भी सरकार के खाते में जो पैसा जाता है, ठीक है, और उसमें जमा होता है, ठीक है, वो संचित निधि है। उसी में से सरकार जो है सैलरी वगैरह देती है अपने कुछ पदाधिकारियों को। और अक्षमित निधि, अचानक से हमें जरूरत पड़ जाए, कोई आपदा आ जाए तो अचानक से उसमें से पैसा निकालना पड़े, तो ये हमारे पास में ये फंड होते हैं। ठीक है, तो संचित निधि में पैसा या अक्षमित निधि, इन दोनों में पैसा निकालना या पैसा इसमें देना, इसका बारे में कोई बात है तो भी वो क्या होगा, धन विधेयक होगा। ठीक है, अगली बात संचित निधि पर भारित व्यय। संचित निधि पर भारित व्यय, जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस होते हैं उनकी जो सैलरी है वो संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि पर भारित होता है उनका जो व्यय होता है, और उस संचित निधि पर भारित व्यय है वो। तो अब अभी हमें कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है, हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई और नई पोस्ट क्रिएट कर दी, और उसकी सैलरी भी कहाँ से जाएगी, उसकी सैलरी भी संचित निधि से जाएगी। तो संचित निधि पर भारित व्यय की उद्घोषणा, तो हमने घोषणा की कि भी हमने ये नई पोस्ट बनाई है और इसकी जो सैलरी हम देंगे इस बंदे की, वो भी हम किस में से देंगे, संचित निधि में से देंगे। उसकी उद्घोषणा करना या वृद्धि करना, इंक्रीमेंट करना, जजेस की सैलरी में बढ़ोतरी हो गई फॉर एग्जांपल, संचित निधि पर भारित जो भी कोई व्यय है उसमें बढ़ाना उसको। मान चलो पहले पैसे 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं संचित निधि में निकाल के, अब उसको 30,000 रुपये करना है, तो उस संचित निधि में से जो हम धन निकालते थे पहले, उस निकाले हुए धन में हमें वृद्धि करना है अब, तो भी हमें ये जो मामला आएगा सारे का सारा आपका संचित निधि जो वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। अगली बात, संचित निधि से धन का विनियोग। विनियोग का मतलब होता है, ये कुछ हिंदी के टिपिकल वर्ड्स होते हैं, इनको आपको जान लेना चाहिए। विनियोग का मतलब है कि भविष्य में हम भविष्य के अंतर्गत हमें कुछ काम करना है, भविष्य में जाकर के मान के चलो हमें भविष्य में गुड़गांव से लेकर के रेवाड़ी के बीच में हमें मेट्रो ट्रेन चलानी है, तो हमने संचित निधि में से पैसा निकाल दिया और वो पैसा निकाल करके हमने भविष्य में उपयोग के लिए रख लिया, तो उसको बोलते हैं विनियोग करना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऐसा कोई मामला होगा तो वो भी क्या होगा, आपका धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। अगली बात, संचित निधि या लोक लेखा में से धन की प्राप्ति करना। ठीक है, लोक लेखा जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों, उससे संबंधित कोई मामला है। ये 6 बातें, 1 2 3 4 5 6, अगर इन 6 से जुड़ा हुआ कोई अन्य मामला कोई हो तो ये 7वां पॉइंट आपका हो गया, उपरोक्त 6 में से संबंधित कोई विषय। तो ये सारी बातें जो होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो सारी बातें आएंगी आपकी धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आपको जान लेनी चाहिए जो धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, आपने सारी चीजें वो पढ़ी, कौन कौन से मैटर जो हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। अब निश्चित तौर पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी। ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन करी हैं जो धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जुर्माना, जो जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है, हो सकता है वो प्रदूषण से संबंधित किसी कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया हो, या रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई जुर्माना लगाया गया हो, तो उससे जो प्राप्त धनराशि का कोई मैटर होगा तो उसमें उसको धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, लाइसेंस, आपको गन का लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उसकी जो फीस जाती है वो वाला अगर कोई मैटर है तो उससे का मैटर भी धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अगली बात, स्थानीय कर,
लोकल टैक्सेस जो होते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं पे मेला लगता है तो मेले में बहुत सारी दुकानें लगती हैं, तो उन दुकानों को लगाने के लिए भी पहले नगर पालिका को या जो कमेटी होती है वहाँ, मार्केट कमेटी या कोई भी, उनको हमें टैक्स देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो जो लोकल टैक्सेस है, स्थानीय जो कर हैं, वो भी चीज़ें धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगी।